हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया? हमारे ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या डी ओडिशा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। गुजरात के बेट द्वारका नामक स्थान पर जो है हाल ही में भारतीय सेना यानी कि हमारी आर्मी ने जल थल रक्षा तटीय सैन्य अभ्यास किया। जल थल रक्षा 2025 का आयोजन भारतीय सेना यानी कि हमारी आर्मी ने किया है। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा का आयोजन जो है बेट द्वारका गुजरात में किया। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास को करने का उद्देश्य है कि तटीय सुरक्षा सैन्य अभ्यास को बढ़ावा दिया जा सके। आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वह आर्मी के वर्तमान अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई? हमारे ऑप्शन है ए 16 फरवरी, बी 17 फरवरी, सी 18 फरवरी या डी 19 फरवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 19 फरवरी। 19 फरवरी को हर वर्ष महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को आयोजित करवाती है। 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वें क्रम की जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ व 2025 में 19 फरवरी की तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म को 395 वर्ष पूरे हो चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले था व इनकी माता जीजाबाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में 1674 में हुआ। भारतीय नौसेना व गोरिल्ला और छापामार पद्धति के जनक भी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से ही भारतीय नौसेना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन है ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम या डी त्रिपुरा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, असम। असम में हाल ही में जोगी घापा नामक टर्मिनल को प्रारंभ किया गया है। जोगी घापा टर्मिनल एक त्रिपक्षीय व्यापार टर्मिनल है। इस त्रिपक्षीय जोगी घोपा टर्मिनल में भारत, भूटान और बांग्लादेश यह तीनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। जोगी घोपा टर्मिनल के रास्ते ही भारत, भूटान और बांग्लादेश में आपस में ट्रेड किया जाएगा। जोगी घोपा टर्मिनल त्रिपक्षीय व्यापारिक टर्मिनल है। जोगी घोपा टर्मिनल में भारत, भूटान और बांग्लादेश इन तीनों देशों के मध्य व्यापार जो है होगा। जोगी घोपा टर्मिनल का शुभारंभ जो है जलमार्ग जहाज के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में किया। जोगी घोपा टर्मिनल असम में स्थित टर्मिनल है। जोगी घोपा टर्मिनल के उद्घाटन के बाद जो है यहाँ पर 2 जहाजों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें पहला जहाज पद्म नेविगेशन व दूसरा जहाज त्रिशूल जहाज है। इन दोनों ही जहाजों में भारत
से सामान लोड करके बांग्लादेश और भूटान तक पहुंचाया गया। भूटान की राजधानी थिम्पू है व भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है व बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई? हमारे ऑप्शन है ए पुडुचेरी, बी जॉर्ज टाउन, सी चेन्नई या डी कुआलालंपुर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की राजधानी है, यहाँ पर 13वें क्रम की मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक 2025 में 13वें क्रम की बैठक हुई। 13वें क्रम की मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति बैठक को कुआलालंपुर मलेशिया ने होस्ट किया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है व मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। भारत और मलेशिया के मध्य दो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसमें पहला सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास है व दूसरा समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास है। यह दोनों ही सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होने वाले महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? हमारे ऑप्शन है ए नायब सिंह सैनी, बी रेखा गुप्ता, सी मोहन चरण मांझी या डी भजनलाल शर्मा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को हाल ही में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मोहन चरण मांझी वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं व भजनलाल शर्मा वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हाल ही में रेखा गुप्ता को चुना गया है। रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी की कैंडिडेट हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की शपथ 20 फरवरी 2025 को ली। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री चुनी गई। रेखा गुप्ता से पहले दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी व दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी व तीसरी महिला मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना थी। 2025 में हुए दिल्ली मुख्यमंत्री चुनाव में जो बीजेपी पार्टी की टैगलाइन थी वह थी काम ही पहचान। बीजेपी पार्टी को काम ही पहचान की टैगलाइन जो है यह भी रेखा गुप्ता ने ही दी थी। दिल्ली मुख्यमंत्री में हुए चुनाव में जो है दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं। 70 में से बीजेपी पार्टी के पास 48 सीटें आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला? हमारे ऑप्शन से ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा। रिलायंस कंपनी को हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान जो है वह सैमसंग को प्राप्त हुआ, तीसरा स्थान एप्पल कंपनी को प्राप्त हुआ व चौथा स्थान नाइकी ब्रांड को प्राप्त हुआ। 2023 की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को 13वां स्थान प्राप्त हुआ था। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से जो है रिलायंस कंपनी ने 13 क्रमों की छलांग मारकर दूसरा स्थान प्राप्त किया।
फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में भारत की रिलायंस कंपनी को ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। रिलायंस कंपनी भारत की एकमात्र कंपनी है जो कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में किसी भी कंपनी को शामिल करने का जो आधार होता है वह होता है कि किसी भी ब्रांड पर उपभोक्ता का कितना भरोसा है व उस ब्रांड का कितना तेजी से विस्तार हो रहा है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में जो टॉप 5 ब्रांड है वह इस प्रकार है, जिसमें पहली रैंकिंग सैमसंग को प्राप्त हुई है, दूसरी रैंकिंग रिलायंस को प्राप्त हुई है। सैमसंग के सीईओ हान जुंग ही हैं। तीसरा स्थान एप्पल को प्राप्त हुआ है, एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं व चौथा स्थान नाइकी को प्राप्त हुआ है और नाइकी के सीईओ इलियट हिल हैं व चौथा स्थान माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नंडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एंड प्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की? हमारे ऑप्शन से ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी कर्नाटक। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। हाल ही में केरल सरकार ने एंड प्राउड पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है। एंड प्राउड पहल के अंतर्गत केरल सरकार एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने की प्रक्रिया करेगी। एंड प्राउड पहल को केरल सरकार ने लॉन्च किया है। एंड प्राउड पहल के अंतर्गत मार्केट में अवेलेबल एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाया जाएगा, यानी कि एंड प्राउड पहल स्पेशली उन दवाओं के निपटान के लिए शुरू की है जिन दवाओं की डेट एक्सपायर हो चुकी है। केरल सरकार ने एंड प्राउड पहल की शुरुआत जो है कोझिकोड केरल से की है। एंड प्राउड से पहले भी केरल सरकार ऑपरेशन अमृत को शुरू कर चुकी है। ऑपरेशन अमृत का जो उद्देश्य है वह है कि एंटीबायोटिक दवा के दुरुपयोग को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किस से है? हमारे ऑप्शन से ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अमेजोन या डी रिलायंस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, गूगल। गूगल ने हाल ही में एक अनंत नामक परिसर को जो है लॉन्च किया है। यह अनंत परिसर गूगल का परिसर है। अनंत परिसर को हाल ही में गूगल ने जो है भारत का सबसे बड़ा परिसर बनाया है। अनंत परिसर गूगल का एक परिसर है। गूगल ने अपना अनंत परिसर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया है। अनंत परिसर भारत में गूगल का सबसे बड़ा परिसर है। अनंत का मतलब होता है सीमाहीन। अनंत के नाम से ही जाना जा सकता है कि गूगल का यह परिसर भारत में गूगल का सबसे बड़ा परिसर है। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, चूंकि बेंगलुरु में ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सबसे ज्यादा जो है नॉलेज और पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया? हमारे ऑप्शन से ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी पुडुचेरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को जो है दिल्ली में स्थित मौसम भवन में शुरू किया है। मौसम भवन में स्थापित इस ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की उपलब्धि व इतिहास को दर्शाया गया है। ओपन एयर आर्ट वॉल का जो मतलब होता है वह होता है कि किसी दीवार पर व्यक्ति विशेष के बारे में सूचना देना। और हाल ही में जो मौसम भवन में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को स्थापित किया गया है, इसकी दीवारों पर यानी कि वॉल्स पर जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की उपलब्धि व इतिहास को दर्शाया गया है। IMD यानी कि इंडियन मॉनसून डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में हुई। 2025 में IMD को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन्हीं 150 वर्ष की उपलब्धि में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का शुभारंभ जो है मौसम भवन दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन से A शीतल देवी, B अवनी लेखरा, C मनु भाकर या D मिताली राज। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, मनु भाकर। मनु भाकर भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लाई। हाल ही में मनु भाकर को BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीतकर लाई। मनु भाकर का जो खेल है वह शूटिंग है और शूटिंग में ही मनु भाकर ने यह 2 पदक जीते। पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है अवनी लेखरा को प्राप्त हुआ। अवनी लेखरा का भी जो खेल है वह भी शूटिंग है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीतकर लाई। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है मनु भाकर को प्राप्त हुआ, परंतु पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वह अवनी लेखरा को प्राप्त हुआ। व इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार जो है शीतल देवी को प्राप्त हुआ। शीतल देवी एक आर्चरी एथलीट हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मिताली राज को प्राप्त हुआ। मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।